हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। एक बार फिर से मैं सचिन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वनली प्रैक्टिस में। दोस्तों आज फोर्थ टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपके समक्ष ये फोर्थ क्लास लेकर प्रस्तुत हुए हैं और पहला, दूसरा और तीसरा क्लास टॉपिक वाइज हमने कंप्लीट करा दिए हैं। सभी टॉपिक वाइज आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। आज फोर्थ हम टॉपिक पे आए हैं, वो जिसका नाम है प्रकाश, इंग्लिश में उसे लाइट कहा जाता है। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। डेली इंट्रोडक्शन देना अच्छी बात नहीं है। जिसको इंट्रोडक्शन सुनना है वो पहले वीडियो जब देखेंगे उनको पता चल जाएगा। बाकी बीच बीच में मैं बताता रहूँगा कि हाँ क्या चीज़ चल रही है। बेसिकली हम लोग लूसेंट की क्लास जो है वो ग्रीन वाली बुक MCQ को हम लोग कवर कर रहे हैं, 1 बाय 1 सब्जेक्ट एंड टॉपिक वाइज। ठीक है दोस्तों, फिजिक्स हमने स्टार्ट किया। फिजिक्स का ये फोर्थ टॉपिक है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे कहते हैं क्या। जो प्रकाश होता है वो हम लोग देखते हैं ना, जो प्रकाश जब सूर्य से प्रकाश निकलता है तो हम देखते हैं कि जहाँ रोशनी उसकी जाती है तो उसमें हम अगर ध्यान से देखें तो छोटे छोटे कण जैसे होते हैं हमको दिखाई देते हैं। तो वही पूछ रहा है कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे कहते हैं। जो छोटे छोटे कण हैं जो हमें दिखाई देते हैं, प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं, उसे क्या कहते हैं, वही पूछ रहा है क्वेश्चन। ऑप्शन ए परमाणु, बी न्यूट्रॉन, सी पॉजिट्रॉन, डी फोटॉन। तो आपको इनमें से जवाब देना है दोस्तों। एक बार और मैं कहना चाह रहा हूँ कि नोट पैड लेकर बैठिए। जो क्वेश्चन लगे हाँ ये कन्फ्यूजिंग है, नहीं हो रहा है, उसे आप प्लीज़ नोट कर लें। और उसके बाद आप लोग जब पुनः थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ने के बाद जब प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीज़ें लाइन में आ जाएंगी। क्योंकि जो क्वेश्चन हमें नहीं आ रहे हैं तो फिर हमें उस थ्योरी में जाके देखना पड़ता है, वो बुक में जो हमारे नोट्स हैं उसमें देखना पड़ता है कि कहाँ से क्वेश्चन क्या हमने पढ़ा कि क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, गलत क्यों हुए, उसको देखना है और फिर पुनः जाके उसको सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, तो जवाब दीजिएगा। पहले क्वेश्चन का जवाब आप लोग दीजिए, क्या होगा दोस्तों। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फोटान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको क्लास अच्छी लगी होती है, अच्छी अगर लगे तो प्लीज़ फीडबैक देना ना भूलें। जो भी कमेंट हो, आपको अगर लगे अच्छा है क्लास तो तब भी कमेंट कर सकते हैं। अगर लगे कि हाँ कुछ प्रॉब्लम है या डाउट है तो आप अपने कमेंट के अकॉर्डिंग पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर दूसरा क्या कह रहा है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। जो प्रकाश की तरंग हम लोग देखते हैं, दिखाई तो नहीं देती, वो महसूस किया जाता है। जो प्रकाश की तरंग वो किस प्रकार की तरंग है वही पूछ रहा है। ऑप्शन ए अनुप्रस्थ तरंग, बी अनुदैर्घ्य तरंग, सी प्रगामी, डी तीक्ष्ण। RRB 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग के सामने है। और इसमें मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन से रूबरू कर रहा हूँ जो आपको प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने दिखाई दे रहा है कि हाँ किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछा गया है। ऐसे मैं रेंडमली नहीं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको प्रमाण सहित मैं दिखा रहा हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना हो। ठीक है दोस्तों, तो दूसरे का जवाब दीजिए। दूसरे का जवाब क्या होगा। दूसरे का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुप्रस्थ। चलिए आगे चलते हैं तीसरे नंबर की तरफ। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्थापित किया गया था। ऑप्शन ए न्यूटन, बी हाइगेंस, सी प्लांक, डी फैराडे। क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब दीजिए, क्या होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या नाम है, हाइगेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना या निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। ऑप्शन ए व्यतिकरण, बी विपवर्तन, सी ध्रुवीकरण, डी अपवर्तन। SSC 2015 में पुनः पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो आप लोग जवाब दीजिए, फोर्थ नंबर का जवाब क्या होगा दोस्तों। फोर्थ नंबर का जवाब कहाँ होगा, किस पे जाना चाहेंगे आप। बी, सी, डी, ए, किस पे जाना चाहेंगे। मैं जाऊंगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। ये रहा आपका जवाब, ऑप्शन नंबर सी। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। फिफ्थ यानी 5वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की। वो पूछा फिर से, SSC 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। ये पूछ रहा है कि जो प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप है उसकी खोज किसने किया था। जहाँ पे आपको जो खोजकर्ता उनके नाम दिए गए हैं। ऑप्शन ए स्लेन, बी न्यूटन, सी मैक्सवेल, डी यंग। तो आप लोग इसमें आप लोग गेस करिए पहले कि क्या होगा, उसके बाद मैं
आंसर बता रहा हूँ, मगर मेरे आंसर बताने से पहले आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए, तब जाके वो आपके माइंड में वो अच्छे तरीके से कैच कर पाएगा या बैठेगा, रिकॉल कर पाएगा, जो भी आप समझिए। तो आप लोग इसका जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैक्सवेल। मैक्सवेल के साथ जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। 6 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? ऑप्शन ए ग्रेमाल्डी, डी यंग, सी मैक्सवेल, डी फोकाल्ट। तो आप लोग छठे का जवाब देंगे, क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्रेमाल्डी हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं 7वें नंबर की तरफ। क्या कह रहा है 7वां नंबर? क्या कह रहा है? प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया है। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया है, किसने किया है? जिन्होंने भी प्रतिपादन किया है उन सबके नाम यहाँ पे आपको मेंशन किए हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि कॉम्पटन, बी मैक्सवेल, सी आइंस्टीन, डी न्यूटन। तो किसके तरफ जाएंगे आप? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हम आइंस्टीन की तरफ जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आइए 8वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कर 8वां नंबर? निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? जो प्रकाश की घटना होती है और जो ध्वनि की घटना होती है वो किसमें घटित नहीं होती है इन दोनों में से? ऑप्शन ए विवर्तन, बी ध्रुवण, सी परावर्तन, डी अपवर्तन। 8वें नंबर का जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्रुवण हो जाएगा। ठीक है, आइए 9th की तरफ चलते हैं। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी अवरोध की कोर यानी किनारे से प्रकाश का मुड़ना कहलाता है। जैसे कोई अवरोध है, सपोज दैट कोई प्रकाश जा रही है, वो अगर बीच में कोई चीज़ या कोई वस्तु हम खड़ा कर देते हैं या लगा देते हैं, वहाँ पे प्रकाश पड़ने के बाद वो दूसरे डायरेक्शन में मुड़ जाती है, तो उस मुड़ने को क्या कहलाते हैं? जो वो मुड़ जाता है उसे क्या कहा जाता है, वही पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन ए क्या दिया है? ऑप्शन ए कह रहा है विक्षेपण दिया है, बी विवर्तन दिया है, सी अपवर्तन, डी व्यतिकरण। तो 9th का जवाब दीजिए आप लोग, क्या होगा? 9th का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विवर्तन। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? इसमें से पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? ऑप्शन ए न्यूटन का कणिका सिद्धांत, बी व्यतिकरण का सिद्धांत, सी प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इनमें से जवाब देना है। 10 नंबर के क्वेश्चन में आप लोग जवाब दीजिए कि कौन सा आंसर सही होगा। आई होप आप लोगों को दोस्तों प्रैक्टिस करने में ज़रूर अच्छा फील हो रहा होगा, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना हर चीज़ अधूरी है। किसी भी फील्ड में बिना अभ्यास के आप उसको पूर्ण तरीके से नहीं पा सकते हैं। तो अभ्यास ज़रूरी हो, कोई भी फील्ड हो, प्रैक्टिस अभ्यास बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग 10 नंबर का जवाब देंगे, क्या होगा दोस्तों? 10 नंबर का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्यतिकरण का सिद्धांत। आगे चलते 11वें नंबर पर। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है, जो प्रकाश का विकिरण होता है उसकी प्रकृति को पूछ रहा है, उसकी प्रकृति क्या होती है? ऑप्शन ए तरंग के समान होती है, बी कण के समान होती है, सी तरंग एवं कण दोनों के समान होती है, डी तरंग एवं कण के समान नहीं होती है। बीपीएससी 1998 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें हर लेवल का क्वेश्चन कवर किया गया, चाहे वो टीचर का हो, चाहे यूपी पुलिस का हो, चाहे पीसीएस का हो, एनडीए, सीडीएस, यूपीएससी तक। ये मान लीजिए कि इसमें कोई भी एक एग्ज़ाम इसमें छूटा नहीं मेरे भाई। ठीक है, ये मुझे प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है। आप जो क्लास कर रहे हैं उनको पता होगा, जो नहीं कर रहे होंगे वो धैर्य बना के रखें, क्वेश्चन अभी आएगा तो आप स्वयं जान जाएंगे। ठीक है, तो 11वें नंबर का जवाब क्या होगा दोस्तों? 11वें नंबर का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तरंग एवं कण दोनों के समान होते हैं। ठीक है, चलिए 12वें नंबर की तरफ नज़र डालते हैं। 12वां नंबर क्या कह रहा है कि प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? जो प्रकाश है किसी चिकने पृष्ठ से पड़ने के बाद वो टकराकर वापस चला जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, आप पीवाईक्यू उठाकर देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो ऑप्शन क्या दिया दोस्तों? ऑप्शन दिया है कि प्रकाश का अपवर्तन, बी प्रकाश का परावर्तन, सी प्रकाश का विपवर्तन, डी प्रकाश का प्रकीर्णन। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आते हुए क्वेश्चन गलत होंगे तो हम एग्जाम से बाहर हो जाएंगे मेरे भाई। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा,
प्रकाश का जो परावर्तन होता है, जब सूर्य की प्रकाश ज़मीन पर पड़ती है तो कुछ ऊर्जा होती है, सूर्य की जो ऊष्मा होती है वो ज़मीन पे यानी धरती पे ही रह जाती हैं, और कुछ ऊर्जा जो पुनः वापस लौट कर चली जाती है उसे क्या कहा जाता है? प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12वें का जवाब। आइए आगे चलते हैं, 13वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे है। ये कह रहा है कि प्रकाश का जो ध्रुवण की घटना है, घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश की तरंगे हैं। क्या है मेरे भाई? वही पूछ रहा है। ऑप्शन ए तीक्ष्ण, बी प्रगामी, सी अनुप्रस्थ, डी अनुदैर्घ्य होती है। आरआरबी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो आपसे पूछ रहा है 13वें नंबर का जवाब। 13वें नंबर का जवाब क्या होगा दोस्तों? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुप्रस्थ हो जाएगा। ठीक है, आइए 14 क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य लगभग 4 × 10⁻26 जूल प्रति सेकेंड की दर से ऊर्जा दे रहा है। ठीक है, तो सूर्य से इतनी ऊष्मा निकलने से उसका द्रव्यमान किस दर से कम हो रहा है? अर्थात जो कह रहा है, इसका कहने का मतलब ये है कि जो प्रकाश हमें सूर्य दे रहा है वो 4 × 10⁻26 जूल प्रति सेकेंड से हमको ऊर्जा दे रहा है। तो वो उस ऊर्जा देने के अकॉर्डिंग कितना द्रव्यमान की दर से, मतलब ऊर्जा की जो आयु समझ लीजिए, या उसकी प्रकाश लाइट का जो आयु होता है वो कितना कम हो रहा है। जैसे होता है ना कि हमारी आयु बढ़ रही है तो एक तरफ घट रही है, तो वही पूछ रहा है कि अगर वो हमें प्रकाश दे रहा है तो उसमें कितना कम हो रहा है, वही क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन ए क्या दिया है? 4 × 10⁻7 किलोग्राम सेकेंड -1। ऑप्शन नंबर बी क्या कर रहा है? 4 × 10⁻9 किलोग्राम (10⁻⁻1). सी 4 × 10⁻11 किलोग्राम सेकेंड, यस की मान 1 होगा। डी की तरफ चलते हैं। डी क्या कर रहा है? 4 × 10⁻13 किलोग्राम (10⁻1). तो आप लोग 14 का जवाब दीजिए, क्या होगा? 14 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 15वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है? प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? जो प्रकाश का वेग है वो सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने ज्ञात किया था, वही क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन नंबर ए दिया है गैलीलियो, बी न्यूटन, सी रोमर और डी माइकेल्सन। ठीक है, तो आप लोग जवाब दीजिए। 15 का जवाब क्या होगा दोस्तों? 15 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रोमर हो जाएगा। आइए 16 की तरफ रुक करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है? जो प्रकाश का वेग होता है दोस्तों वो किसमें अधिक होता है? ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया क्वेश्चन है आपके सामने। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, यूपी पीसीएस 2014 में आपके सामने दिख रहा है। पुनः आप अगर पीवाईक्यू को उठाकर देखेंगे उसमें और भी एग्ज़ाम में या और भी पीसीएस के ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों। मैं आपसे वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो आपको प्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे गए हैं। और अगर थ्योरली हम सभी एग्ज़ाम के पीवाईक्यू को अगर मिलाकर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका पीवाईक्यू नहीं, अगर पीवाईक्यू कंप्लीट है तो आपका जो प्रीलिम्स होता है वो नहीं रुकेगा मेरे भाई, चाहे वो पीसीएस का हो चाहे वो और भी छोटे लेवल का एग्ज़ाम हो। अगर पीवाईक्यू कंप्लीट है तो आप समझ लो कि आधा फाइट करने के लिए आप तैयार हो जाएंगे। उसमें कुछ आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा जो एडवांस आते हैं। बाकी अगर जिसकी नींव मजबूत होती है उसका छत बहुत आसानी से ढल जाता है दोस्तों। तो हमें नींव जरूर मजबूत करनी है, सबसे बड़ा नींव हमारा हो जाएगा पीवाईक्यू हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जवाब दीजिए कि प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है? ऑप्शन ए हीरे, बी पानी, सी निर्वात, डी हाइड्रोजन। 16वें का जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? 16वें का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निर्वात। निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। आइए आगे चलते हैं 17वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है दोस्तों? एसएससी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो वही पूछ रहा है कि माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है? ऑप्शन ए घटती है, बी ऑप्शन ए बढ़ती है, बी घटती है, सी वैसे ही रहती है, डी सहसा गिर जाती है। तो 17वें नंबर का जवाब क्या होगा दोस्तों? 17वें नंबर का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये वैसे ही रहती है, ना तो घटती है ना ही बढ़ती है। चलिए 18वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है? जल, कांच व हीरे में प्रकाश की चाल निम्न क्रम में होती है। ऑप्शन ए क्या दिया है? ऑप्शन ए की तरफ चलेंगे। इसका क्रम वाइज बताना है किसमें चाल कम होती है।
ऑप्शन ए क्या कह रहा है, हीरे, हीरे के बाद कांच और जल। बी नंबर कह रहा है कि जल कांच हीरा। सी कांच हीरा जल। डी हीरा जल कांच। तो चारों में से आपको जवाब देना है, कौन सा आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, जल कांच हीरा। इसमें से क्या होगी, प्रकाश की चाल जो होती है वो निम्न क्रम में होती है। ठीक है, 19वें क्वेश्चन पे तरफ नजर डालते हैं, क्या कह रहा है, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है। ये तो भाई साहब, ये तो देखते ही सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए, ये गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बार बार पूछा भी गया है और ऐसे क्वेश्चन तो हमें मोस्टली याद होना चाहिए, हमारी जुबान पे रटा होना चाहिए। ठीक है, 9th का जवाब क्या होगा दोस्तों, इसका हो जाएगा चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है। एक सेकेंड दोस्तों, 9th क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, फिर से एक बार देखते हैं, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है। ऑप्शन है 8 मिनट, बी 8 सेकेंड, सी 1 सेकेंड, डी 100 सेकेंड। दोस्तों मोस्टली तो उसमें इसका आने में प्रकाश 1.28 सेकेंड लगता है, बट इसमें एक ही दिया है तो हम एक की तरफ जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए 20वें की तरफ चलते हैं। 20वें नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20वां नंबर कह रहा है कि सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है। सेम क्वेश्चन है, वो चंद्रमा से था, ये सूर्य से है। तो एसएससी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, इसका जवाब भी आपको दे देना चाहिए, ये गलत नहीं होना चाहिए। ये हो जाएगा 8 मिनट में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर 8 मिनट कुछ सेकेंड लगते हैं, मोस्टली यहाँ पर 8 दिया तो हम 8 के साथ जाएंगे। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश का वेग है। ऑप्शन ए 3 मल्टीपल 10 की पावर 8 सेंटीमीटर सेकेंड, बी 3 मल्टीपल 10 की पावर 8 मीटर सेकेंड, सी 3 मल्टीपल 10 की पावर 8 किलोमीटर सेकेंड, डी 3 मल्टीपल 10 की पावर 8 माइल सेकेंड। एसएससी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। 21 नंबर का जवाब दीजिए दोस्तों, 21 नंबर का जवाब क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। 22वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। जब सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य का कौन सा भाग हमें दिखाई देता है, यही पूछ रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए वर्णमंडल, बी किरीटी या कोरोना, सी प्रभाव मंडल, डी इनमें से कोई नहीं। 22वें का जवाब क्या होगा दोस्तों, 22वें का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किरीटी या कोरोना। ठीक है, आइए आगे चलते हैं, 23 पे चलते हैं। 23 कह रहा है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है। जो सूर्य ग्रहण होता है उसका पूर्ण समय, अधिकतम समय कितना होता है दोस्तों, वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए 250 सेकेंड, बी 460 सेकेंड, सी 500 सेकेंड, डी 600 सेकेंड। सूर्य ग्रहण जो पूरा सूर्य ग्रहण होने में समय लगता है दोस्तों, वो कितना समय लगता है, वही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप लोग जवाब दीजिए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 460 सेकेंड का समय लगता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण होने में 460 सेकेंड लगता है। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूर्य ग्रहण तब होता है जब, ऑप्शन ए चंद्रमा बीच में हो, बी पृथ्वी बीच में हो, सी सूर्य बीच में हो, डी कह रहा है कि सूर्य चंद्रमा तथा पृथ्वी एक रेखा में हो तथा बृहस्पति उस रेखा में ना हो। बीपीएससी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 24 का जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चंद्रमा के बीच में हो। जब सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में होता है, तब जाके क्या होता है दोस्तों, सूर्य ग्रहण होता है। यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, तब जाके क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। आइए 25 पे चलते हैं। चंद्र ग्रहण घटित होता है, ऐसे सूर्य ग्रहण हुआ, ऐसे चंद्र ग्रहण पूछ रहा है कि चंद्र ग्रहण जो होता है उसमें क्या घटना घटित होती है। ऑप्शन ए अमावस्या के दिन, बी पूर्णिमा के दिन, सी अमावस्या एवं पूर्णिमा के दिन, डी अर्ध चंद्रमा के दिन। आरआरबी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो आप लोग 25वें नंबर का जवाब दीजिए। 25 नंबर का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण घटित होता है। आइए 26 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 26 नंबर कह रहा है सूर्य ग्रहण कब होता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन दिया कि प्रतिभा, यानी जो प्रतिपदा होता है उसे अमावस्या भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए पूर्णिमा, सी चतुर्थयांश चंद्रमा के दिन, डी किसी भी दिन।
यूपीपीसीएस 1991 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 26 नंबर का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जैसा कि आपने पीछे देखा है कि अमावस्या के दिन उससे प्रतिपदा, ये टर्मिनोलॉजी याद रखना दोस्तों, कभी कभी अमावस्या की जगह प्रतिपदा पूछ लेता है, तो हमें भूलना नहीं, इसको याद रखना है। ठीक है, 27 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 27 नंबर कह रहा है कि एक काटा हुआ हीरा क्यों चमकता है यानी जगमगाता है। जो हीरा होता है अगर उसे काट दिया जाता है तो वो बहुत, उसके अंदर बहुत ज़्यादा ही चमकीलापन आ जाता है, जगमगाहट मतलब दिखाई देती है। वो किस कारण होता है? ऑप्शन ए इसकी आणविक संरचना के कारण, बी प्रकाश के शोषण के कारण, सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, डी कुछ अन्य निहित गुणों के कारण। यूपीपीसीएस 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी गलत नहीं होना चाहिए, बार बार ये भी पूछा गया, पीसीएस में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या होता है दोस्तों? हीरा जगमगाने यानी चमकने लगता है। 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा सा उठा हुआ प्रतीत होता? आप कभी प्रैक्टिकली आप देखिए कि आप एक बाल्टी लीजिए, उसमें आप एक सिक्के को डालिए, आप बाहर से देखेंगे कि वो सिक्का लगेगा कि आपको देखने में लगेगा वो सिक्का हल्का से उठा हुआ है। आप बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करते हैं अपने जीवन में, बट आपने कभी उसको सीरियसली नहीं लेते हैं। जो हमें दिनचर्या में हम करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे साइंस से रिलेटेड होता है। तो हमें जब कोई चीज़ करें, अगर वो साइंस से रिलेटेड, साइंस से उसको रिलेट करके, मतलब कोई अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं या कोई एक्टिविटी कर रहे हैं घर पे, तो उसको एक बार आप कोई चीज़ करने जा रहे हो उसको आप साइंस से रिलेट करिए कि ये चीज़ अगर मैं करूँगा तो उसमें क्या रिफ्लेक्ट करेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, वो किससे रिलेटेड है, किस डायरेक्शन में होगा। तो वो चीज़ जब आप प्रैक्टिकली आप कुछ करेंगे तो वो समझने में बहुत आसानी होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका क्या जवाब होगा? इसका जवाब तो होगा ऑप्शन नंबर सी। अब 28 नंबर का क्वेश्चन क्या करा है? 28 पे ही थे ना? हाँ, एक बार फिर से देखते हैं। 28, पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण उठा हुआ प्रतीत होता है? ऑप्शन ए प्रकाश के परावर्तन के कारण, बी प्रकाश के अपवर्तन के कारण, सी प्रकाश के विपवर्तन के कारण, डी प्रकाश के परिक्षेपण के कारण होगा। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर क्या होगा? 28 नंबर का जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो होता है, वो बाल्टी में जो सिक्का पड़ा होता है वो उठा हुआ दिखाई देता है। सिक्के की बात की नहीं कर सिक्के की बात के अलावा अगर उसमें हम कोई छड़ी या स्टिक डाल देते हैं, वो छड़ी भी हमें आप अगर उसको स्ट्रेट छड़ी अगर बाल्टी में डालेंगे तो वो इसी कारण, अपवर्तन के कारण ही वो छड़ी आपको थोड़ा सा टेढ़ी हुई दिखाई देती है। कभी आप देखना प्रैक्टिकली करके, आपको समझ में आएगा। 29वें नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या करा है? पानी में लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा हुआ प्रतीत और छोटा दिखाई पड़ता है। ये घटना क्या होता है? मुझे लगता है ये घटना सेम है। आप लोग बताइए कि कौन सा जवाब होगा इसका। हम ऑप्शन आपके सामने दे रहे हैं। ऑप्शन ए अपवर्तन के कारण, बी परावर्तन के कारण, सी विवर्तन के कारण, डी परिक्षेपण। ऑप्शन दोस्तों वही ऑप्शन दिया है, केवल क्वेश्चन की प्रवृत्ति को चेंज कर दिया है। तो 29 नंबर का जवाब भी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि वही ऑप्शन है और वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा पूछने का तरीका अलग है। तो इसका भी जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। अपवर्तन के कारण ये होता है, जब हम किसी मान लीजिए किसी तालाब के पास बैठे हैं, अगर उसमें अपने पैर को पानी में डाल कर बैठे हैं, तो आप अगर क्लीन पानी है तो आप उसमें देखेंगे आपका पैर थोड़ा सा मुड़ा हुआ दिखेगा। वही रीज़न है जो अभी हमने बाल्टी में एक्सपेरिमेंट किया था सिक्के और स्टिक को डालकर, अपवर्तन के कारण। ठीक है, 30 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाई साहब ये यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है 2000 में, तो इसको हल्के में ना लें। ठीक है, यूपीएससी का क्वेश्चन रहता है, अगर वन लाइनर ही रहता है भाई, मगर उसमें अपने आप में एक रहता है कि हाँ भाई मैं यूपीएससी हूँ। तो ऐसे किसी क्वेश्चन को हल्के में ना लें, चाहे वो 2 स्टेटमेंट का हो चाहे 1 स्टेटमेंट का हो। हर एग्ज़ाम और हर क्वेश्चन अपने आप में एक क्वेश्चन होता है मेरे भाई। ठीक है, तो 30 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक कम्पैक्ट डिस्क सीडी सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देता है, इसकी व्याख्या की जा सकती है। ये कह रहा है कि जब हम सीडी देखते हैं तो सीडी में जैसे इंद्रधनुष नहीं बनते हैं बाहर आसमान में बरसात के मौसम में, तो वैसे ही हमें सीडी में इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देता है। तो उसकी व्याख्या की जा सकती है, किसके कारण होता है वही पूछ रहा है। ऑप्शन ए परावर्तन एवं विवर्तन की परिघटना के कारण, बी परावर्तन एवं पारगमन की परिघटना के कारण, सी विवर्तन एवं पारगमन की परिघटना के आधार पर, डी अपवर्तन विवर्तन एवं पारगमन की परिघटना के आधार पर।
दोस्तों आप लोग इसको 1 मिनट पॉज भी ले सकते हैं, सोच सकते हैं कि कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, तो आपको अगर लगे कि हाँ क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो 1-2 सेकंड का यानी 5 सेकंड 10 सेकंड का पॉज लेकर के आप अच्छे से सोच कर जवाब दीजिए, क्योंकि जब आप जवाब देंगे तो अच्छे से सोच के जवाब देंगे तो सही होने का वो चांसेस ज़्यादा होगा। अगर आप थोड़ा सा जल्दबाजी करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी आपको यहाँ भी और एग्ज़ाम में भी। तो हमें जो प्रॉब्लम होती है उसे हमें दूर करना है, ना कि हमें जल्दबाजी करना है। ठीक है दोस्तों, तो तीसरे का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। परावर्तन एवं विवर्तन की परिघटना के आधार पर सूर्य जैसे इंद्रधनुष जो बनते हैं वो हमें सीडी में दिखाई देते हैं, उसका रीज़न यही है। आइए इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, नहीं अभी 3 क्वेश्चन है दोस्तों, तो 31 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। 31 नंबर कह रहा है कि जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी दिखाई देती है। सेम वही क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। ऑप्शन आपको वही मिलेंगे। ऑप्शन ए प्रकाश के विवर्तन के कारण, बी प्रकाश के अपवर्तन के कारण, सी प्रकाश के ध्रुवण के कारण और डी प्रकाश के परावर्तन के कारण। 31 नंबर का जवाब क्या होगा दोस्तों? सेम क्वेश्चन है, ये भी गलत नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसी परिघटना होती है। आइए 32वें नंबर की तरफ चलते हैं। जल के अंदर मौजूद व्यक्ति को किस कारण जल की सतह से ऊपर की वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होती है? ऑप्शन ए प्रकाश के अपवर्तन के कारण, बी प्रकाश के परावर्तन के कारण, सी प्रकाश के व्यतिकरण के कारण, डी प्रकाश के विवर्तन के कारण। तो 32वें का जवाब हो जाएगा, क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। आइए इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन की तरफ नजर डालते हैं। 33 यानी इस सेशन में हम 33 क्वेश्चन ले आए हैं आपके लिए। तो ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है, निम्नलिखित में से कारण पूछ रहा है। सेम वही क्वेश्चन है भाई, एक पैटर्न पर मतलब एक कॉन्सेप्ट पर इन्होंने 3-4 क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, जो ये अपवर्तन का क्वेश्चन है, ये कम से कम क्वेश्चन का डायरेक्शन चेंज किया है, बाकी जो उसका कॉन्सेप्ट है वो एक ही है। ऑप्शन क्या कह रहा है? ऑप्शन ए परावर्तन के कारण, बी प्रकाश का अपवर्तन, बी प्रकाश का विवर्तन और सी प्रकाश का अपवर्तन, डी प्रकाश का विसर्जन। यूपीपीसीएस 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, तो ये भी गलत नहीं होना चाहिए। प्रकाश के अपवर्तन के साथ हम जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों लेते हैं यहीं पर विराम। आज 33 क्वेश्चन हम कवर किए हैं, तो कम से कम ऑरेशन हम 20 से 25 क्वेश्चन आपको डेली करा रहे हैं। ऐसे में 3 टॉपिक पूरे कंप्लीट हो गए हैं फिजिक्स के, ये 4th टॉपिक है। उसके बाद हम आगे चलेंगे और ऐसे करके आपका पूरा सब्जेक्ट हम कवर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्लास कैसी लगी आप लोग फीडबैक देना ना भूलें। अगर कोई भी लगती है, कोई त्रुटि है, कोई डाउट है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी क्लास आपको कैसी लगी ये फीडबैक देना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि जिस हिसाब से आपका फीडबैक रहेगा उसी हिसाब से हमारी जो पोटेंशियल रहेगी, जो आपका क्लास देने का हमारा जुनून रहेगा, जो मोटिवेशन रहेगा वो उतने हाई होता चला जाएगा। ठीक है, उतना हम बढ़िया 100% देने की कोशिश करेंगे जिस हिसाब से आपका फीडबैक रहेगा। अगर फीडबैक में कोई कमी आती है तो हम और सुधारने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन यहीं तक, कल फिर से मिलते हैं इसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।